So tissues क्या होते हैं भाई? Tissues are a group of cells that are similar in structure and they work together to achieve a particular function. Now अगर हम टिश्यूज के टाइप्स की बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यूज के इंपॉर्टेंस का। अब टिश्यूज के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें एक टर्म रिवाइज करना पड़ेगा। वो टर्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक होना। वो ऑक्सीजन जो है वो हम जो फूड खाते हैं उसके साथ मिक्स होकर एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। सो रेस्पिरेशन। इसी में एक्सक्रीशन होता है, जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आता है। तो इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जैसे हम बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? सो यहाँ पे मोर देन वन सेल्स होते हैं, बेसिकली थाउजेंड ऑफ सेल्स इकट्ठे आके ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। नाउ इससे क्या होता है कि जब अलग अलग सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो उससे जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। द एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ना मेरे कहने का मतलब है, सपोज एक शॉप है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक स्वीट शॉप है और यहाँ पे देयर इज अ पर्सन जो उसका ओनर है। नाउ ही परफॉर्म एवरीथिंग, ठीक है, वो सारा काम करता है, जैसे कि वो रॉ मटेरियल्स मार्केट से खरीद के लाना उसका काम है, जो भी कुकिंग का काम है वही करता है, कुकिंग के बाद जो भी कस्टमर सर्विस होता है वही करता है, ठीक है, पूरे शॉप की जो अकाउंटिंग है वो वही संभालता है, एंड जो भी साफ सफाई वगैरह सब कुछ उसी को करना होता है। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना सारा फंक्शन ये अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम एक बड़े शॉप की बात करें, ठीक है, सो दिस इज अ बिग शॉप। सो यहाँ पे सभी फंक्शन के लिए अलग अलग लोग हैं। रॉ मटेरियल्स लाने के लिए दे विल बी वन पीपल, कुकिंग के लिए कुछ और लोग होंगे, कस्टमर सर्विस के लिए अलग बंदे होंगे, अकाउंटिंग के लिए अलग बंदे होंगे। सो जब अलग अलग लोग पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सो इससे क्या होगा, ये जो स्वीट शॉप है ये मोर एफिशिएंटली रन कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? ये तो क्लियर हो गया। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ गया होगा। यूनिसेलुलर में देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इज इट क्लियर? ना डिवीजन ऑफ लेबर होने से क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देर आर मोर देन वन सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल होते हैं। तो क्योंकि मोर देन वन सेल होता है, सो अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। उससे क्या होता है, वो फंक्शन जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म हो जाता है। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, सो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैज ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर ऑन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मैंने अभी पॉइंट समझाया। दूसरा, टिश्यूज हैव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। देखो सेल्स का एक ग्रुप बनाता है टिश्यूज, ठीक है, सेल्स का एक ग्रुप जो है ये बनाता है टिश्यूज। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज
they make organ, and similar kind of organ make organ system. जैसे हम अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो यू नो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, एंड फाइनली द रेक्टम, जहां से वेस्ट बाहर आ जाएगा. सो इसके बीच में देर आर न्यूमरस अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. सो न्यूमरस अदर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व. तो एक सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, और वो सभी ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वर्क कर रहे होते हैं. अगेन ऑर्गन जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, एंड टिश्यू जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है. सो as a result of the improved organization and higher efficiency, multicellular organism have higher survival. Unicellular organism के comparison में जो multicellular organism है उनका सर्वाइवल ज्यादा लंबा होता है, मतलब हमारा जो लाइफ पीरियड होता है, लाइफ टाइम, वो ज्यादा होता है, ठीक है. बिकॉज एक सिंगल सेल जो है वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ जब हम इस टिश्यूज चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम दो कैटेगरीज को पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज. तो पहले मैं प्लांट टिश्यूज डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है. जस्ट सो अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं तो जो प्लांट टिश्यूज होता है वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है. तो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है. प्लांट टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. अब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या फर्क होता है पहले ये समझो. देखो जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स की खास बात क्या होती है, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना वो हमेशा ग्रो करता रहता है. वो ग्रो कैसे करता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. सपोज 3 सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यू में 3 सेल्स हैं. अब क्या होंगे, हर एक सेल दो दो सेल में डिवाइड हो गया, तो टोटल 6 सेल हो गए. अब यहाँ पे हर एक सेल दो दो सेल में डिवाइड हो गया, तो टोटल वी हैव 12 सेल्स नाउ. तो यू कैन सी दैट कि जो टिश्यू का साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है. और टिश्यू का साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जा रहा है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है. तो यहां से हम ये चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता होगा जहां पे प्लांट को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. प्लांट को जहां भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं. Now second, they are compactly arranged and do not contain any intercellular spaces between them. So they are compactly arranged. जैसे ये टिश्यूज हैं तो इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. सो सपोज ये एक टिश्यू है तो ये होगा दूसरा टिश्यू. जस्ट मैं एक शेप ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेप के पॉसिबल है. ये हो गया तीसरा टिश्यू, ये हो गया चौथा, दिस इज द फिफ्थ वन. तो तुम देख रहे हो जैसे मैं अगर बोलूं कि दीज आर द सेल्स 1 2 3 4 5, these are the cells of the meristematic tissue. तो यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है. सो द सेल्स ऑफ they are compactly arranged and do not contain any intercellular spaces between them, ठीक है. Now third point, the cells of meristematic tissue are similar in structure and have thin cellulose cell walls. ये जितने भी सेल्स होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. अब ये चीज तो ऐसे भी हमें समझ में आ रहा है ना कि टिश्यूज की बात हो रही तो स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए. तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर होते हैं, एंड दे हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल. मतलब देखो ऐसे भी हमने सेल चैप्टर में ये चीज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ
a substance called cellulose. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, उनके सेल वॉल जो होते हैं, दे आर वेरी थिन, ठीक है? और ऑलरेडी वी नो दैट these cell walls are made up of cellulose. Now next point, each meristematic cell contains dense cytoplasm and a single large nucleus. हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है? अ डेंस साइटोप्लाज्म. डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? देखो, अगर ये सेल है तो ये होगा न्यूक्लियस and the liquid present between the nucleus and the cell wall, that is called cytoplasm. ठीक है? अब अगर इस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं द साइटोप्लाज्म इज वेरी मच डेंस. ठीक है? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होते हैं, मतलब उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. इट इज वेरी डेंस, काफी डेंस लग रहा होता है. एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस. अब ऐसा क्यों होता है ये समझो. नाउ इसके बाद में एक फिफ्थ पॉइंट पहले समझा देता हूं, फिर फोर्थ और फिफ्थ को मैं कंबाइन करके तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन नो वैक्यूल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल नहीं होते हैं. सो आई होप सभी को ये याद होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल. कैन यू रिकॉल व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल? आई एम गिविंग यू अ मिनट, ट्राई टू रिकॉल and tell me in the chat. सी व्हाट इज अ वैक्यूल. वैक्यूल क्या होता है मैं साथ साथ रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है? वैक्यूल क्या होता है? जैसे अगर हम एक प्लांट सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट सेल जो होता है, जैसे दिस इज द, ये एक प्लांट सेल है. ठीक है? अब प्लांट सेल अपने लिए, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस बनाता है, जिसमें हो सकता है कि वाटर हो, एक्सेस वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर प्लांट के अंदर का जो भी वो न्यूट्रिएंट्स बनाता है या वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? एक स्टोरेज साइट चाहिए होता है. दैट इज कॉल्ड अ वैक्यूल. सो वैक्यूल इज बेसिकली अ स्टोरेज हाउस. ठीक है? याद रखना इस चीज को. वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज हाउस होता है. तो प्लांट के अंदर व्हाटएवर एक्सेस इज देयर, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो यूजफुल थिंग हो, प्लांट सेल के अंदर जो भी एक्सेस में प्रेजेंट होता है, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है या वेस्ट हो सकता है, तो उनको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज हाउस होता है. दैट इज कॉल्ड वैक्यूल. तो आई थिंक अब सभी को समझ में आ रहा हो कि वैक्यूल क्या होता है. ठीक है? सो अभी हमने क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव वैक्यूल. तो इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया कि वैक्यूल जो होता है दे आर यूज फॉर स्टोरेज पर्पसेस. जो भी प्लांट के पास एक्सेस होता है प्लांट उसको एक तरह से स्टोर करके रखता है अपने सेल के अंदर, इन अपने सेल के अंदर इन वैक्यूल. सो नाउ अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में ये पढ़ा कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव वैक्यूल. तो उसका क्या मतलब हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है? देखो इसका जो रीजन है वो इसके प्रीवियस पॉइंट्स में छिपा हुआ है. अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो इसका जो रीजन है ये फर्स्ट पॉइंट में छिपा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. अब जब सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनका नेचर टेम्पररी होता है. मतलब एक सेल जो होता है वो जस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिर से डिवाइड कर जाता है. फिर वो जो सेल होता है वो तुरंत ही दूसरे सेल में डिवाइड कर जाता है. तो क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं तो उनको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है? उनके पास कभी कुछ एक्सेस होता ही नहीं है.
एक्सेस तब होता है जब सेल्स परमानेंट होते हैं, ठीक है? काफ़ी समय तक रहते हैं तो उनके पास क्या होता है, एक्सेस डिपोज़िशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सेल्स का नेचर टेम्पररी है, तो दे डू नॉट नीड टू स्टोर एनीथिंग। तो क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो नेचर है वो टेम्पररी होता है, तो इनको कुछ स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंटेन वैक्यूम, ठीक है? और ये जो डेंस साइटोप्लाज्म, इसका भी रीजन यही है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो, जब सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड होता है, सपोज मान लो एक सेल है यहाँ पे, ठीक है? ये डिवाइड होके 2 सेल बना रहा है सपोज। अब सेल कैसे डिवाइड करता है? किसी बच्चे को आइडिया है सेल डिवाइड कैसे करता है? चलो मैं एक बता दूं, सपोज दिस इज अ सेल, एक सेल है। सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले जो उसका न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड करना शुरू करेगा। तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ। तो दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज डिवाइडिंग। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाता है, बट ये बहुत बहुत छोटे समय के लिए होता है। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, कि सेल के जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? और 2 नए सेल्स बन जाते हैं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई एक घर में 2 बेटे हैं, ठीक है? देयर आर 2 सन्स। अगर 2 सन्स हैं, तो बाद में द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी डिवाइडेड और दोनों को उनका उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो द सेम थिंग हैपेंस हियर, कि ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये जब सेपरेट होते हैं, क्योंकि भाई देखो, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियस जो होता है, इट इज द कंट्रोल सेंटर। तो एक एक सेल में 2 कंट्रोल सेंटर होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो भाई दोनों कंट्रोल सेंटर्स को अलग होना पड़ता है, और वो किसके ऊपर कंट्रोल करेंगे? सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस में ये जो भी सेल ऑर्गेनल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? सेल ऑर्गेनल्स में क्या-क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे किस में आएंगे? सेल ऑर्गेनल्स में आएंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होते हैं, मैं उनका डायग्राम पर्टिकुलरली बना के तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअसली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनको क्या होना होता है? बंटना होता है, ठीक है? दे हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, 2 सेल्स में उसको डिवाइड होना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एक मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। सच दैट डिवीजन के बाद भी, सपोज मान लो इसके अंदर 100 सेल ऑर्गेनल्स है, तो डिवाइड हो गए, इसको मिले 50 सेल ऑर्गेनल्स, इसको मिला 50 सेल ऑर्गेनल्स। तो द पॉइंट इज दैट कि डिवीजन के बाद दोनों सेल के पास जो सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए, दे शुड बी सिग्निफिकेंट। वो एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि वो सेल सरवाइव कर पाए, ठीक है? अब मान लो पहले से इसके अंदर 10 सेल ऑर्गेनल होंगे या 20 होंगे, और डिवीजन के बाद इसको 10 मिला, इसको 10 मिला। सो विथ सच अ लो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, these two new cells will not be able to survive, या हम बोल सकते हैं they will find it difficult to survive. So that's why it is required कि भाई पहले से जो ओरिजिनल सेल है उसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं द साइटोप्लाज्म इज डेंस इन नेचर। ये जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है नेचर में, ठीक है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में इतने ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स हैं कि इट अपीयर्स वेरी वेरी डेंस। और ज्यादा इससे फायदा क्या होता है कि व्हेन द सेल डिवाइड्स, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स बहुत फास्टली डिवाइड कर रहे होते हैं, देन देयर इज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द डिफरेंट सेल्स, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बात समझ में आई? यहाँ पे हम टॉपिक 2 पॉइंट्स का रीजन देख रहे थे कि जो डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसका क्या रीजन होता है, और जो नो वैक्यूल का कॉन्सेप्ट है वो क्यों होता है, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है और मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होते हैं? So these are the two reasons, ठीक है? रीजन क्या है? A meristematic cell divides very fast, so it does not need to store anything. That's why no vacuole is required. Also, since it divides at a very fast rate, so a very large number of cell organelles is present in the cell, ठीक है? In the parent cell हम बोल सकते हैं। So this is the parent cell and these are the daughter cells.
ठीक है, this is the parent cell and this is the daughter cells. So a large number of cell organelles is present in the parent cell such that when it divides into two daughter cells, then both of the daughter cells receives a significant amount of cell organelles for their survival. So that's why इसका जो cytoplasm है वो dense होता है. Any doubt to anyone here? किसी बच्चे को कुछ पूछना है यहाँ पे? क्या ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया कि डेंस साइटोप्लाज्म और नो वैक्यूल क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? यहाँ से देखो बच्चों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी या किसी बुक में इसका डायरेक्ट रीजन नहीं दिया हुआ है कि व्हाई. तो इसका डायरेक्ट रीजन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? सो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए. जस्ट रीड ऑल दीज पॉइंट्स एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी वर्ड देन आस्क मी, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस. ये सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लो. सो आई होप सभी ने रीड कर लिया होगा, ठीक है? चलो, तो अब हम ये देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. भाई ये देखने से पहले एक बार मैं इस पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या थे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते थे दे वर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग. तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते थे, so that's why they were responsible for the growth of the plant. ठीक है, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग. या हम ये बोल सकते हैं द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं. So that's why they are responsible for the growth of the plant. ये चीज हमने पढ़ा अभी. तो एक बात सोचो कि प्लांट जो है उसका ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होता है. भाई एक तो उसका ग्रोथ लॉन्गिट्यूडनली होगा, ऐसे ऊपर, ठीक है? So the shoot of the plant will go towards the sky and the root of the plant will go deep into the earth. तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, ठीक है? along the length. ये जो ग्रोथ हो रहा है ये along the length हो रहा है. दूसरा ग्रोथ किधर हो सकता है? दूसरा ग्रोथ होता है भाई जब हम किसी प्लांट को देखते हैं इनिशियल स्टेज में, तो वो बहुत पतला होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थिक होता जाता है. सो इसका मतलब इट इज ऑल्सो ग्रोइंग अलोंग द डायामीटर. डायामीटर के अलोंग भी वो ग्रो कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड लैटरल ग्रोथ. इसको हम लैटरल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है? तो ये दो टाइप का ग्रोथ समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ एंड लैटरल ग्रोथ. लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो है प्लांट के लेंथ को सॉरी जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होता है वो प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है, जबकि जो लैटरल ग्रोथ होता है वो प्लांट के थिकनेस को बढ़ाता है. अब देखो भाई इन दोनों ग्रोथ के अलावा भी एक तीसरे तरह का ग्रोथ होता है. ये ग्रोथ कहाँ पर पाया जाता है? भाई क्या कोई प्लांट ऐसे स्ट्रेट ग्रो कर रहा होता है? नहीं, उसमें ब्रांचेस आ रहे होते हैं. तो ब्रांचेस आने का क्या मतलब है? जिस पॉइंट से ब्रांच निकल रहा है, ठीक है, वहां पे जो सेल्स हैं वो आसपास के सेल से फास्टर रेट पे डिवाइड कर रहे हैं. तभी तो वहां से एक जैसे एक आउटग्रोथ सा बाहर की तरफ निकल गया है. तो ये जो थर्ड टाइप का ग्रोथ है इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी ग्रोथ, मतलब द ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस. तो प्लांट तीन तरह से ग्रो कर रहा होता है, ठीक है? अलोंग द लेंथ, अलोंग द डायामीटर, और स्पेसिफिक कहीं कहीं से वो ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है? तो वहां पे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो अलग अलग पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट्स है उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका हमने अलग अलग नाम रखा है. सो द फर्स्ट वन इज
एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? देखो एपिकल मेरिस्टेम जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, द एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। सो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का क्या मतलब है कि जो शूट ऑफ द प्लांट है वो ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो करेगा, जबकि जो रूट ऑफ द प्लांट है इट विल गो डीप इनसाइड द अर्थ। तो दैट्स व्हाई ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इट इज फाउंड ऑन द टिप ऑफ द शूट, इस जगह पे, और अगर हम रूट बनाए तो रूट के टिप्स पे। ठीक है, ऑन द टिप, दैट इज ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड ऑन द बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्योंकि वहीं से वो फिर आगे ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, द सेकेंड काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम क्योंकि प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करता है, तो सोचो ये कहां पर पाया जाना चाहिए? इट शुड बी फाउंड, ये पूरा मतलब पूरे प्लांट में ये मिलना चाहिए। जैसे अगर प्लांट के हम आउटर कवरिंग को हटाएं तो आउटर कवरिंग के अंदर जो जो भी हमारे पास टिश्यू होता है, जैसे यहाँ ये जो भी टिश्यू आ रहा होगा आउटर कवरिंग के अंदर, ये सारे के सारे टिश्यूज क्या होंगे? लैटरल मेरिस्टेम के पार्ट होंगे। क्योंकि जब ये टिश्यूज डिवाइड होते हैं तभी जाके क्या होता है? प्लांट थिक होना शुरू होता है। तो हम कहते हैं इट इज फाउंड बीनीथ द बार्क। बार्क इज बेसिकली द हार्ड पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है, ट्री का अगर आउटर सरफेस तुम देखोगे तो बड़ा हार्ड ब्लैकिश कलर का होता है, सो दैट इज कॉल्ड द बार्क। बार्क का साइंटिफिक नेम होता है कैम्बियम। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर बार्क ओनली, दैट इज एनफ। सो लैटरल मेरिस्टेम से क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। इट कॉजेज द स्टेम एंड द रूट टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ। भाई गर्थ का मतलब होता है थिकनेस। ठीक है, ये एक टर्म है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। सो गर्थ का मतलब होता है थिकनेस। क्या ये दो बातें क्लियर है सभी बच्चों की? एक बार ये एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम दोनों को रीड करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी क्या होता है ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। सो इंटर कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ द लीफ और द इंटर नोड। बेस ऑफ द लीफ का मतलब है जहां से लीफ का ग्रोथ होता है। ठीक है, सपोज मान लो इस पॉइंट पे लीफ ग्रो कर रहा है, सपोज एक प्लांट है और यहां से लीफ ग्रो करना लगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, जिसके वजह से वो ग्रोथ पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है ये लीफ का हो सकता है या एक ब्रांच का हो सकता है। सो दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और द इंटरनोड। इंटरनोड वो पॉइंट होता है प्लांट में जहां पे दो ब्रांचेस में वो डिवाइड हो रहा होता है। जैसे मान लो एक ट्री है, सपोज एक ट्री है और इस पॉइंट पे ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा इसका, दिस पार्ट, दिस विल बी कॉल्ड इंटरनोड, इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। ठीक है, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है वो ब्रांचेस और लीव्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड में पाया जाता है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज लीव्स और इंटरनोड। ठीक है, क्या ये क्लियर है? ये तीनों एपिकल, लैटरल और इंटर कैलोरी। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नाउ ये देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स है ना, ये मैंने बताया अभी कि ये टेम्पोररी नेचर के होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो ये जिस भी रीजन में, प्लांट के जिस भी पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है।
बट क्या होता है ना कि एक समय ऐसा आता है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल है ना, वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो डिवाइड करते करते थक जाते हैं, वो और डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स का तो एक कैरेक्टरिस्टिक था कि दीज सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, और क्योंकि ये सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो ना तो इनके अंदर वैक्यूल होता है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। बट एक समय के बाद क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, अब ये और डिवाइड नहीं करते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। तो जब ये अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं ना, तो हम बोलते हैं इनका नेचर अब परमानेंट हो चुका है। दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, तो दे आर नाउ परमानेंट, ये परमानेंट ही रहेगा। तो ये जो परमानेंट नेचर एक्वायर करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सेल डिफरेंशिएशन, मतलब सेल जो डिफरेंशिएट हो गया फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक से उसका नेचर अब कैसा हो गया, परमानेंट हो चुका है। नाउ इसके बाद क्या होता है, जब सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो जाता है, तो पहली बात तो कि वो अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक परमानेंट शेप, फंक्शन दोनों एक्वायर कर लेता है। ठीक है, परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। जब तक वो मेरिस्टेमेटिक था तो उसका मेन पर्पस क्या था, बस डिवाइड करो और उस रीजन को ग्रो करो, और एक तरह से उसका फंक्शन एक जनरल फंक्शन था, हर तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर ले रहा होता था उस रीजन में जो भी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एक बार जब वही सेल अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज करके बन जाता है एक परमानेंट सेल, तो उसका शेप, साइज और फंक्शन तीनों का तीनों क्या होता है भाई, फिक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को सेल डिफरेंशिएशन क्या है। जस्ट रीड दीज। सो सेल डिफरेंशिएशन क्लियर है, अब आगे चलते हैं। सो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स को और परमानेंट टिश्यूज के सेल्स को। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की अगर हम बात करें, तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड। भाई ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ये हमने पढ़ा। तो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन कब पॉसिबल है, जब वो लिविंग हो गई तभी तो पॉसिबल है ना, लिविंग ही डिवाइड करते हैं। और वो थिन वॉल है, ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिया था कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ थिन सेल्यूलोज वॉल्स। ठीक है, अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो सेल्स में बी लिविंग और डेड विथ थिक वॉल। अब देखो परमानेंट टिश्यू का बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शन होता है, so depending upon their function the cells of the permanent tissues may be living or dead। ठीक है, and the wall is thicker compared to the cells of meristematic tissues। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड देखो, have the ability to divide। भाई यही चीज तुम बार बार पढ़ते आए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की खास बात होती क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। बट अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा, सेल डिफरेंशिएशन में, कि after some time what happens, the cells of the meristematic tissues they lose the ability to divide। और जब ये अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, तभी ये जाके वो बनते हैं परमानेंट। तो भाई एक बार जब ये परमानेंट बन गए, तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड नाउ, अब वो डिवाइड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यूज का हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा, दे डू नॉट डिवाइड। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हम बात करते हैं, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है, ऑलवेज प्रेजेंट। भाई जो न्यूक्लियस होता है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में, हमेशा प्रेजेंट होता है। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है? कोई एक वाइल्ड गेस भी दे सकते हो कि भाई, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ दिमाग में चला कि ऐसा होता होगा, क्योंकि अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बहुत सारी चीजें देख ली है। सो एक बार दिमाग में थोड़ा सोचो कि अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स के बारे में ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में है कि द न्यूक्लियस में बी समटाइम एब्सेंट, तो व्हाट कैन बी inferred from these two points कि nucleus is prominent in meristematic tissues but nucleus
is sometime absent in permanent tissues. Okay, Vansh, let me check. Students, just confirm once, कितने बच्चों को वॉइस में इश्यू हो रहा है? How many people of you are having issues in voice? कितने बच्चों को आवाज में, ऑडियो में इश्यू हो रहा है? एक बार मुझे कंफर्म करो। इश्यू है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है? लावण्य, नमन, तुम बताओ, क्या इश्यूज, कुछ इश्यूज हो रहे हैं वॉइस में, या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑलराइट, सो कृतिन, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस क्लियर टुडे? क्या मेरी आज आवाज इस क्लास में क्लियर आ रही है या ड्रिप हो रही है? कैन यू कंफर्म इट टू मी? सो सी स्टूडेंट्स, व्हाट आई कैन conclude is that कि मेरे नेट की स्पीड इज ऑल राइट, बट फॉर most of you the voice is clear. For one or two there is in between some issues. So I can conclude that कि there must be some problem from your side, जिसके वजह से तुम्हारे पास आवाज जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही है। ठीक है? ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि फॉर यू विच इज अ बेटर ऑप्शन, the live class is going on, or if I provide a recorded videos for these topics, which will be better option? Because sometimes there is issues of voice too much. All right, so see, I have been asking this question from many of the student, and most of you, the choices are different. ठीक है? For most of the people live classes is okay, for some of you recorded lectures are there. So that's why I'll be uploading, मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ I'll try to upload it tomorrow morning. तो अगर कुछ मिस हो गया है, नहीं समझ में आया है, तो you can go through that. ठीक है? तो जिनको लाइव चाहिए उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जिनको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? बोथ ऑफ यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस। सो हम इस क्वेश्चन में थे कि न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट। यस, यस साथी, यू वांट टू से समथिंग? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सर, आप कल से न्यू प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दो। न्यू प्लेटफॉर्म किस पे? सर आप उसमें एक बार ये सर हमारी स्कूल की क्लासेस सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हो रही है सर, एक बार आप उसमें चेक कर लो। ऑलराइट, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। Where it is a paid software, but लेट मी चेक व्हाट इट इज, क्या है उसका ये। ठीक है, आई लेट यू नो। सर आपकी बीच बीच में वॉइस क्रैक हो रही है, इसमें समझ नहीं आ रहा सर। कुछ नेटवर्क इश्यूज है तुम्हारे तरफ से, कुछ बच्चों को क्लियर सुनाई दे रहा है, कुछ बच्चों को क्रैक हो रहा है। तो देयर इज आल्सो सम नेटवर्क इशू विद बाय योर साइड आल्सो। ठीक है? अगर कुछ इश्यूज है तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर, इट विल बी अपलोडेड टुमारो मॉर्निंग। ठीक है? सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है? और परमानेंट टिश्यूज में न्यूक्लियस जो होता है वो समटाइम्स एब्सेंट होता है। तो भाई जो बात है कि न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो क्यों ऐसा है? व्हाई न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? देखो, पहली बात तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? लिविंग सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग, और उनको कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए न्यूक्लियस हैज टू बी प्रेजेंट। अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू डिवाइड प्रॉपरली। ठीक है?
ना परमानेंट टिश्यूज में क्या होते हैं कि सम ऑफ द सेल्स मे बी डेड, तो डेड सेल्स में न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, डेड सेल्स में न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ समटाइम्स एब्सेंट। ना फोर्थ पॉइंट देखते, कंटेन्स नो वैक्यूल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो हैं दे डू नॉट कंटेन एनी वैक्यूल। इसका रीजन मैंने बता दिया है कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, तो वैक्यूल होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा होता ही नहीं जिसको स्टोर किया जाए ना। परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं दे कंटेन वैक्यूल्स, व्हाई, बिकॉज वो परमानेंट होते हैं, दे विल नीड टू स्टोर एनीथिंग एक्स्ट्रा, तो उसके लिए दे नीड स्टोरेज स्पेस व्हिच इज वैक्यूल। ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकलाइज्ड टू रूट एंड शूट टिप, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो कुछ कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है, ओनली सम पार्ट, ओनली द ग्रोइंग रीजन। हम ये कैसे, दे आर लोकलाइज टू द ग्रोइंग रीजन, ठीक है, इसके बदले में ये लिख सकता हूं लोकलाइज टू ग्रोइंग पार्ट्स। जबकि अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें, सो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स हैं या परमानेंट टिश्यूज जो है दे आर फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि दे आर ओनली फाउंड इन द ग्रोइंग पार्ट, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ऐसा नहीं कि दे आर ओनली फाउंड इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, दे कैन बी फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। परमानेंट टिश्यू के सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सो क्योंकि इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सो दे आर फाउंड इन almost all parts of the plant, ठीक है, so just read all these points, after that अगर कोई डाउट है तो टेल मी, or else we will move ahead। ऑलराइट, तो आई होप सभी बच्चों ने ये रीड कर लिया होगा, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। So permanent tissues are of two types, simple permanent tissues and complex permanent tissues। दोनों में क्या फर्क होता है ये हम देखते हैं। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। मतलब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी, ठीक है, दे आर कंपोज ऑफ सेल्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। तो इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन दोनों सिमिलर होता है। Now, simple permanent tissues are of two types, parenchyma, three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। ठीक है, तो अब इनको तीनों को देखते हैं हम। देखो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, वी विल डिस्कस लेटर। So if we talk about parenchyma, parenchyma क्या होता है? So the cells of this tissue forms the bulk of the plant body। Plant body में almost 97 to 98% जो cells होते हैं दे आर फ्रॉम पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा के सेल्स का बहुत वेरिड फंक्शन है, बहुत अलग अलग तरीके से ये फंक्शन करता है। इसका जो अगर मैं मेजर रोल बताऊं तो
जो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल यू नो दैट कि प्लांट में क्लोरोफिल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो पैरेन्काइमा के ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का एक बल्क फॉर्म करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 97 to 98% सेल्स आर मेड अप ऑफ और मैं कह सकता हूं आर ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। अब पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। The cell wall encloses a dense cytoplasm which contain a small nucleus and surrounds a central large surrounds a large central vacuole. So मैंने ये explain कर दिया है कि dense cytoplasm का क्या मतलब होता है. It means that the number of cell organelles are too much. The nucleus is small and it surrounds a large central vacuole. देखो actually किसी भी अगर हम plant cell की बात करें ना, इस shape का plant cell होता है, तो बीच में एक बहुत बड़ा इसका वैक्यूल होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस कहीं साइड में होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। तो यही यहाँ पे कहा गया है, द सेल वॉल इंक्लोजेस अ डेंस साइटोप्लाज्म which contains a small nucleus and surrounds a large central vacuole. Now the cells are oval, round, polygonal or elongated. ओवल शेप के हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल का मतलब ये है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और elongated या लंबे हो सकते हैं, एनी शेप इज पॉसिबल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर लाइव सेल्स। जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स एंड दे आर लूजली पैक्ड, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस होता है। सेल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अच्छा, अभी हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की बात की थी, तो उनमें सेल्स के बीच में स्पेस होता था या नहीं होता था? कितने बच्चों ने ये ध्यान से सुना था? डू सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस और नॉट? They contain intercellular, they do not contain intercellular spaces, ठीक है। The cells of meristematic tissues do not contain intercellular spaces. लेकिन अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो यहाँ पे जो cells होते हैं they are loosely packed, so they have large intercellular spaces. अब ये कहाँ पाया जाता है? What is the where is the occurrence? It is found in the soft part of the plant such as the cortex of the root. रूट जो होता है ना, उसके जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इट इज सॉफ्ट। ग्राउंड टिश्यूज इन स्टेम्स एंड मेसोफिल ऑफ द लीफ, मतलब प्लांट्स के अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, दैट इज उन सभी जगह पैरेन्काइमा पाया जाता है। नाउ इट इज आल्सो फाउंड इन पैकिंग टिश्यूज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। भाई जाइलम और फ्लोएम क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा पाया जाता है। So if we talk about the function, it provides support to the plant and stores food, nutrient and water, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है? It provides support to the plant and stores food, nutrient and water, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। Now apart from this, in some plant it contains chlorophyll। हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा it contains chlorophyll and performs photosynthesis। भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता है? या should I tell everyone what is photosynthesis? भाई देखो, photosynthesis is a process by which plant makes their own food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight, ठीक है, and chlorophyll। तो chlorophyll का काम क्या होता है? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करना, जिसको प्लांट बाद में यूज करेगा टू मेक इट्स ओन फूड। सो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पैरेन्काइमा के अंदर ही पाया जाता है। सभी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। सम पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। तो जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। दैट पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। द थर्ड, इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर हायासिंथ। कभी लोटस देखा तुम लोगों ने? हैव यू एवर सीन अ लोटस इन अ पॉन्ड और इन अ रिवर और एनीवेयर? भाई लोटस जो होता है ना, जैसे सपोज मान लो दिस इज अ रिवर, एक वाटर बॉडी है, ठीक है ना। लोटस पता है क्या होगा? लोटस यहां पे ऐसे ग्रो कर रहा होगा ऑन द सरफेस, और यहां से इसके रूट्स जो है ना इस तरह से वाटर में
फ्लोट कर रहे होंगे। मतलब लोटस क्या ऐसा नहीं कि इट इज स्टक टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में फिक्स नहीं होता, इट इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। सो इफ लोटस इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है इट शुड बी वेरी वेरी लाइट, वो बहुत लाइट, इट शुड बी लाइटर देन द वाटर, तभी वो फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, सो इस लोटस को लाइट बनाने के लिए लोटस के अंदर क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि लोटस का जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है। ठीक है, इट इज हॉलो, जिसके अंदर एयर फिल्ड अप होता है। उसकी वजह से लोटस जो है वो वाटर से लाइट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। भाई देखो, कोई भी चीज वाटर में, अगर हम किसी भी चीज को इमर्स करते हैं ना, डुबोने की कोशिश करते हैं, तो वाटर उस पर एक ऊपर से फोर्स लगाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ वाटर उस पर एक फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स वाटर उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड बाइंड फोर्स। The force that water is applying on any object in upward direction, that is called bind force, उसको हम bind force बोलते हैं। ठीक है, so in aquatic plants like lotus and water hyacinth, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plant to help them float. Such a parenchyma is called erenchyma, इसको हम erenchyma बोलते हैं। Is it clear till here? Just read these 3 points. If there is any doubt, then ask. So if you have read this, so I hope it is clear. In today's class we will do up to here only. ठीक है, in the next class we will continue from here. I will upload the notes once again in the group. अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, then please take the printout and read from it. All right, so that is all for today's class. You can leave the session now.